चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो देखिए, इस चैप्टर के शुरुआत में आपके सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर का, जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, संविधान की ज़रूरत क्यों है। किसी भी समाज को चलाने के लिए या फिर किसी भी देश को चलाने के लिए या फिर किसी भी और जगहों पर हमें नियम कानून की क्यों ज़रूरत होती है, इस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए हम इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं और इसके ज़रिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है फुटबॉल की, जो कि एक खेल है जो कि आपने भी खेला है, मैंने भी खेला है, और अगर आपने नहीं खेला तो इसको देखा होगा, सुना होगा। और जैसा कि इस खेल का नाम है, इस खेल में हम जो हैं वो जो खिलाड़ी होता है वो अपने पैरों से फुटबॉल को टच करता है और उसको मारता है, उसके ज़रिए खेलता है। और रूल्स के अनुसार अगर जो बॉल है वो किसी भी प्लेयर के हाथों को टच करती है तो इसको फॉल माना जाता है, गोलकीपर को छोड़कर, तो इसको फॉल माना जाता है। लेकिन अगर आप बात कर लें कि अगर कोई खिलाड़ी है वो या फिर सभी खिलाड़ी बॉल्स को पकड़ना शुरू कर दें या फिर बॉल्स को हाथों के जरिए पास करना शुरू कर दें, तो क्या उसे हम फुटबॉल कहेंगे? नहीं, उसे हम फुटबॉल नहीं करेंगे। उस समय हम कहेंगे कि वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं बल्कि कुछ और खेल रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे भी आपको गेम्स है, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट या फिर और भी दूसरे गेम्स, उनका भी अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसके जरिए उस खेल को खेला जाता है। और ये सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सभी खेलों को एक दूसरे से अलग करते हैं। और ये सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन सभी को फंडामेंटल टू द गेम कहा जाता है, यानी जो बेसिक है गेम का, वो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल में आप जो है बॉल को हमेशा पैर से ही टच करेंगे, फुट से ही टच करेंगे। क्रिकेट में हमेशा आपको बैट से हिट करना है या फिर आपको हाथ से गेंद को फेंकना है, इस तरीके के रूल्स हैं। उसी तरीके से सभी गेम के अपने अपने रूल्स हैं जो कि उस गेम के फंडामेंटल हैं। और इसी तरीके से हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसके भी कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि हर जैसे इंडिया का जो समाज है, वहाँ के लिए अलग रूल्स लागू होंगे, दूसरे देशों के लिए अलग रूल्स लागू होंगे। और ये जो समाज के रूल्स बनाए जाते हैं, आपको बेसिक रूल्स बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं, ये अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग होते हैं। और जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ रह रही हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पर जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सभी लोगों को साथ में लेकर जो ऐसे रूल्स को बनाया जाता है जिसमें सभी लोगों की सहमति हो। और अगर हम आज देखें तो आज के समय में जो हमारा देश है, हमारे जो कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री हो, वहाँ पर जो ये नियम कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो कि समाज को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, ये होते हैं रिटन फॉर्म में। और जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, या फिर जो हमारा बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का डॉक्यूमेंट है या फिर एक तरीके का कानून है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने कंट्री को चलाते हैं, अपने देश को चलाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ा है अपने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में। और आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? और आपने कभी ये सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से लिखा गया, किन लोगों ने लिखा? तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके की फीचर्स की भी बात करेंगे। और जो हमारे जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में डेमोक्रेसी को स्थापित करने में और उसको चलाने में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और देश हो। तो देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया में आज जितनी भी कंट्रीज़ हैं, लगभग के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, सभी के पास लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वैसी कंट्रीज़ जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये लगभग ज़रूरी ही है।
शायद ही कोई कंट्री होगी जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन सभी कंट्रीज डेमोक्रेटिक होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि चाइना, वो आपको उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई सारी चीज़ों को करने में हमारे काफ़ी हेल्प करता है। जैसे सबसे पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से ये हमें बताता है कि हमारा जो देश होगा उसका बेस क्या होगा, यानी वहाँ के जो लोग हैं, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, वो किस तरीके के सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, किस तरीके से जीवन गुजारना पसंद करेंगे। और इसको अलग तरीके से हम समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारा जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है, या फिर किस आधार पर, किस नियम कानून पर हमारे जो सोसाइटी है वो स्थापित हुआ है। और देखिए एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि कोई भी कंट्री जहां पर बहुत ही अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं, जिनके बीच में कुछ बातों को लेकर एक राय बनती है लेकिन बहुत सारे बातों पर उनकी जो राय है वो अलग अलग हो जाती है, तो इस तरीके के जो सिचुएशन होते हैं यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी हमें हेल्प करता है, ताकि हम एक सेट ऑफ रूल्स स्थापित कर लें या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल स्थापित कर लें जिसके आधार पर सभी जो लोग हैं वो अपने जीवन को गुजारेंगे या फिर किसी भी देश को चलाया जाएगा। जैसे इंडिया में आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है जिसके आधार पर पूरे देश को चलाया जा रहा है और जिसको देश के सभी लोग मान रहे हैं और सभी लोगों को मानना ही है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारे देश में गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगा, और इसके अलावा ये भी बताता है कि हमारा जो देश है वो उसके कुछ आइडियल्स हैं जिसमें कि हमारा जो कंट्री है वो स्थापित होगा, या फिर कंट्री के जो कोर आइडियाज़ हैं या फिर जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो देखिए यहाँ पर इमेजेस दी गई है, इसके बारे में नीचे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंस्ट्रक्टिंग सिचुएशन इन रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। यानी कि नेपाल के सिचुएशन को देखकर हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेपाल के दो सिचुएशन को हम देखेंगे। पहला तो वहां पर जब डेमोक्रेसी आ गई और दूसरा डेमोक्रेसी के आने से पहले। तो देखिए जो नेपाल है वो हमारे इंडिया का पड़ोसी है और वहां की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और कुछ साल पहले तक जो नेपाल था वहां पर मोनार्की थी, और जो पिछला वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था वो 1990 में अपनाया गया था। और यहाँ पर यह लिखा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो फाइनल पावर है या फिर फाइनल अथॉरिटी है वो सरकार के पास है, यानी कि जो किंग है, मोनार्क, राजा, उसके पास है। और इसके अलावा लोग जो थे वो काफ़ी मूवमेंट चला रहे थे, काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और काफ़ी मूवमेंट चला रहे थे ताकि जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित किया जा सके। और 2006 में उनको काफ़ी सक्सेस मिला और इसके बाद जो किंग है उसके पावर को एंड कर दिया गया। और आज के समय में जो लोग हैं वहाँ पर यानी नेपाल में वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को राइट कर रहे हैं। तो आज की ये यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, ये किताब जो है वो काफ़ी ओल्ड है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वहाँ पर नेपाल में जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करने के लिए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है। और इसका रीज़न ये है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर देश को चलाया जाए, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनके आइडियल्स को नहीं दिखा रहा था या फिर उनके आइडियल्स को नहीं शो कर रहा था। जैसे कि वहाँ पर लिखा गया था कि जो पावर है वो फाइनल पावर वहाँ के मोनार्क के पास होगा, राजा के पास होगा। वहाँ के लोग इस चीज़ को रिमूव करना चाहते थे और इस चीज़ के विरोध में वहाँ के लोगों ने आंदोलन चलाया था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को वो वहाँ पर चेंज कर रहे थे। तो देखिए फुटबॉल में जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर हम फुटबॉल के किसी भी रूल को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो पूरा गेम है वही चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम नेपाल में देखें तो वहाँ पर जब मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उसकी वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सरकार का उन सभी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी ताकि एक तरीके के नए सोसाइटी का निर्माण किया जा सके और नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके। और इसीलिए जो नेपाल के लोग हैं वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। और इसके साथ ही जो कैप्शन यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये इस पूरे प्रोसेस को एलेबोरेट कर रही है या फिर जो स्ट्रगल है नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए उसको एलेबोरेट यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि जो हमारा जो कंट्री है
उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर नेपाल की ही बात की गई है कि देखिए पहले जो नेपाल था वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता था कि जो कंट्री है उसका जो राजा होगा यानी जो रूलर होगा वो किंग होगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। और इसके बाद अगर हम वैसे कंट्रीज़ की बात करें जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है या फिर पॉलिटिक्स को अपनाया है, वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्रूशियल रोल अदा करता है ताकि ये डिफाइन किया जा सके कि जो सरकार है या फिर जो डिसीजन मेकिंग पूरा प्रोसेस है सोसाइटी में वो किस तरीके से होगा, यानी सरकार किस तरीके से काम करेगी, किसके पास पावर होगा, किसके पास नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी डेमोक्रेसी में जहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और ताकि वो हमारे बदले में जो हमारी पावर है उसको एक तरीके से शो कर सकें या फिर यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमेशा ये चांस होता है कि जो लीडर्स हम चुनते हैं वो लीडर्स हम चुनते हैं वो पावर्स को मिसयूज़ करें या फिर अपने अथॉरिटी को मिसयूज़ करें। और इस कंडीशन में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके का सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ताकि जो रूलर्स हैं या फिर जो लीडर्स हमारे द्वारा चुने गए हैं वो अपने अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करें और मिसयूज़ करने से बचें या फिर उनको मिसयूज़ करने से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोकता है। इस तरीके के अथॉरिटी के मिसयूज़ की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस झेलना पड़ सकता है या फिर देखना पड़ सकता है। और नीचे यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, एक क्लासरूम के बारे में बताया गया है जिसके ज़रिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको आप खुद से पढ़ लें। तो यहाँ पर सिंपली मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो यहाँ पर कहा एक लड़का है जो कि क्लास का मोनीटर है और एक क्लास का लड़का है। जो मोनीटर है वो काफ़ी बुली टाइप का है, वो दूसरों को परेशान करता रहता है और वो झूठ मूठ का मैम से एक लड़के की शिकायत कर देता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपने भी अपने क्लास में इस तरीके के प्रॉब्लम्स कई बार देखे होंगे कि कई लड़के जो हैं वो झूठी शिकायत कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मॉनिटर्स जो होते हैं जो क्लास को संभाल रहे हैं या फिर देख रहे हैं वो झूठी शिकायत कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर अथॉरिटी का मिसयूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हम समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि अथॉरिटी का मिसयूज़ कैसे हो सकता है। और देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई बार नियम कानून ऐसा रखता है ताकि जिसके जरिए जो मिसयूज है पावर का उसके जरिए लोगों को बचाया जा सके। यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज ना करें, उसको रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून लिखे होते हैं। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि लोगों को बचाते हैं इस तरीके के पावर के मिसयूज से। और इसके बाद यहाँ पर आपने क्लास 7 में पढ़ा ही होगा एक दलित राइटर के बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जिसमें कि आपको उसके प्रॉब्लम्स के बारे में वहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसको झेलना पड़ा था क्योंकि वो दलित था। और इसके अलावा आपने देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी सभी लोगों के लिए। यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं देश के, उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, रेस के आधार पर हो, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरीके के किसी भी चीज़ के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक फंडामेंटल राइट है जिसको गारंटी किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। और इसके जरिए लोगों के जो अधिकार हैं उनको बचाया जाता है या फिर रोका जाता है। और इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपने पावर को यूज़ ना करे दूसरे या फिर लेस पावरफुल जो लोग हैं उनके खिलाफ या फिर जो लेस पावरफुल ग्रुप्स हैं उसके खिलाफ। तो यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है जिसमें कि एक क्लासरूम के सिचुएशन के जरिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या कम है, बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है। और बॉयज़ जो हैं वो हमेशा अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हैं और बॉयज़ की मर्जी है कि उनको क्रिकेट खेलना है, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को डेमोक्रेसी के जरिए टीचर ने सॉल्व करने की कोशिश की कि जिसकी संख्या ज़्यादा वो उसकी बात को माना जाएगा। तो इस कंडीशन में बॉयज़ की बात को माना गया क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो गर्ल्स थी वो परेशान हो गई कि उनकी बात को नहीं माना जा रहा है या फिर उनकी बात को कैसे माना जाए, इसके बारे में वो सोचने लगी कि ऐसा क्या रास्ता हो जिसके ज़रिए हमारी बात को भी सुना जाए।
तो इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए इस तरीके की जो अनहेल्दी सिचुएशन है वो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी आ सकते हैं, जहां पर जो मेजोरिटी है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो हमेशा अपने डिसीजन को इन्फोर्स कर सकते हैं और उसके ज़रिए जो माइनॉरिटीज़ है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा या फिर उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा या फिर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ डिसीजंस को लिया जाएगा। और ऊपर हमने जैसा देखा, ऊपर स्टोरी बोर्ड में हमने जैसा देखा कि हर एक सोसाइटी जो है वहाँ पर इस तरीके की टायरनी की प्रॉब्लम आ सकती है कि जहां पर जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करे या फिर उसकी बात को ना सुने, उसकी बात को वैल्यू ना दिया जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूजुअली इस तरीके के रूल्स को कंटेन करता है ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक्सक्लूड ना किया जाए किसी भी चीज़ से जो कि मेजोरिटी को अवेलेबल है या फिर मेजोरिटी को जो सुविधा प्राप्त है या फिर जो फ़ायदा मिल रहा है या फिर सिंपली की बात, माइनॉरिटी की बात को भी माना जाए। तो ये एक और रीज़न है जिसके वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, ताकि जो इस तरीके की टायरेनी है या फिर डोमिनेशन है मेजोरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर, इसको रोका जा सके या फिर ऐसा होने से बचाया जा सके। और इस तरीके के डोमिनेशन में आपका इंटर कम्युनिटी यानी कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर या फिर एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा उसी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के ऊपर या फिर इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, इस तरीके की जो डोमिनेशन है इसकी बात यहाँ पर इंक्लूड की गई है। और इसके अलावा जो तीसरा सिग्निफिकेंट रीज़न है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ताकि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, तो ये काफ़ी अलग बात है लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है या फिर हम फील करते हैं कि ये चीज़ जो है, ये इशू जो है ये बिल्कुल सही है या फिर ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो तुरंत आपको सही लगता है कि अभी ऐसा हो तो सही होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है या फिर हमारी जो सिचुएशन है उसको कमज़ोर कर सकता है या फिर ख़राब कर सकता है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस तरीके के सिचुएशन से भी बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है जिसके जरिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है कि एक लड़की है जो कि टीवी देखना चाहती है लेकिन उसको पढ़ना है क्योंकि उसको कुछ होमवर्क करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन वो डायलेमा में है या फिर वो काफ़ी परेशानी में है कि वो टीवी देखे या फिर वो अपने किताब को पढ़े, क्वेश्चंस को सॉल्व करे। और इस चीज़ का सॉल्यूशन वो देखती है कि वो टीवी को बंद कर देती है, कोई टीवी उसके घर में नहीं देखता और वो चुपचाप बैठकर पढ़ने लगती है। तो इस तरीके के डायलेमा में हम कई बार आ सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या होना चाहिए या फिर क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने आप से खुद को बचा सके, यानी जो हमारे डिसीजन है जो कि हमारे खिलाफ जा सकते हैं या फिर हमारे बड़े हितों के खिलाफ जा सकते हैं, हमारे देश के खिलाफ जा सकते हैं, उस तरीके की सिचुएशन से हमें बचाए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉसिबल हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं उनको ये स्ट्रांग फील आ जाए कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ख़राब चीज़ है या फिर वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, और इसकी वजह से अब हमें स्ट्रांग डिक्टेटर की ज़रूरत है, तानाशाह की ज़रूरत है, तो कि जो कि इन चीज़ों को सुधार सके। और इस इमोशन में बहकर जो लोग हैं वो दूरगामी बातों को ना सोचे कि आज के 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, इन चीज़ों को ना सोचें और वो जाकर किसी तानाशाह को गद्दी पर बैठा दे और डिक्टेटोरियल रूल को स्थापित कर दें। लेकिन ये जो डिक्टेटोरियल रूल है यानी तानाशाही है, ये लोगों के खिलाफ जा सकती है कुछ समय बाद, जब उनके जो अधिकार हैं, जो उनके जो इच्छा है उनको कुचला जाएगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, और जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं या फिर जो उनके फ्रीडम है लोगों के, उसको जब खत्म किया जाएगा या फिर खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तो उस समय ये चीज़ जो है लोगों के खिलाफ जा सकता है। तो ऊपर के सभी डिस्कशन के जरिए आपने ये समझा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे आ जाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, आखिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, और हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स को पढ़ने से पहले हम एक तरीके का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फीचर्स से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई
उस समय में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था वो काफ़ी एक्टिव था और इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया जा रहा था। और ये स्ट्रगल आपको उस समय शुरू नहीं हुआ था, बल्कि उसके पहले काफ़ी सालों से चल रहा था। और जितना समय लोगों ने, यानी कि आज़ादी की लड़ाई में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो कि अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, उसके साथ साथ वो इस बात के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे और सोच रहे थे और प्लान कर रहे थे कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा, भारत जब आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद इंडिया कैसा होना चाहिए, उसका समाज कैसा होना चाहिए, वहाँ पर किस किस तरीके के रूल लगने चाहिए। और ब्रिटिश के शासन काल के दौरान जो ब्रिटिशर्स द्वारा रूल बनाए जाते थे उसको एक तरीके से थोपा जाता था लोगों पर, लोगों को फोर्स किया जाता था फॉलो करने के लिए। लेकिन इस तरीके के रूल को देखकर कि जो ब्रिटिश किस तरीके से रूल करते हैं, उसको देखकर जो इंडियंस थे, जो कि आज़ादी के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके जहन में ये बात आई कि हमारा जो देश जब आज़ाद हो जाए तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए। सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, लोगों के पास कुछ सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची। और इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भारत के लिए संविधान बनाने के लिए, जिसमें कि 300 लोगों ने हिस्सा लिया 1946 में, उन्होंने इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया काफ़ी सालों तक, और डिस्कशन करने के बाद भारत को एक संविधान दिया। और ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये लगातार मिलते रहते थे और सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते रहते थे कि किस चीज़ के ऊपर किस तरीके का कानून होना चाहिए, सभी लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और देखिए, हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन है उनका, अलग अलग कल्चर है। तो उन सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए और उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय इंडिया में काफ़ी अजीब सी स्थिति थी, काफ़ी परेशानी वाली स्थिति थी। पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया के साथ जाना है, या फिर वो अलग रहना चाहते हैं। और इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था इंडिया का, वो भी उतना अच्छा नहीं था। और इन सभी इश्यूज को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का भी ध्यान रखा कि जो लोग हैं, जो कि भारत में रहेंगे, उनके अधिकार किसी तरीके से हनन ना हो, या फिर उनको पॉवर्टी से बाहर कैसे निकाला जाए, जो समाज के निचले तबके हैं उनको ऊपर कैसे लाया जाए। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ों को सोचकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो इसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन कौन से की फीचर्स हैं जो कि इस किताब में यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है फेडरलिज्म की। तो देखिए, फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही एक ज़रूरी फीचर है। तो फेडरलिज्म होता क्या है? तो देखिए, फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि एक ही जनता के ऊपर, एक ही देश के ऊपर एक से ज़्यादा सरकारें शासन करें। जैसे कि पूरे इंडिया के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, और आपको जो स्टेट्स हैं, स्टेट के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट है, और इसके नीचे लेवल पर भी आप जाते हैं तो आपके जो विलेज हैं, विलेज के लिए आपको पंचायत गवर्नमेंट होती है, या फिर पंचायत बैठते हैं, मुखिया बनते हैं। इस तरीके के आपको लोकल लेवल पर गवर्नमेंट मिल जाते हैं, और शहरों में आपको नगर पालिका, नगर निगम देखने को मिल जाता है। तो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि लोग वही रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर शासन करने वाले एक सरकार नहीं होगी, बल्कि कई सरकारें होंगी। यानी कि जो देश से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। जो राज्य के स्तर पर मुद्दे हैं, यानी कि एक खास इलाके को ध्यान में रखकर जो चीज काम करने चाहिए, उन मुद्दों को स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और अगर किसी गांव में कोई काम करना है या फिर शहर में कोई काम करना है, तो उस लेवल के मुद्दों को जो विलेज गवर्नमेंट है या फिर जो शहर की गवर्नमेंट है वो देखेगी। तो इस तरीके से जो पावर है उसको अलग अलग स्तर पर डिवाइड कर दिया जाता है फेडरलिज्म में, और जैसा जरूरत होता है उसके अनुसार अलग अलग गवर्नमेंट को ताकत दिया जाता है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में देखिए बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट केवल रूल करती है तो वो न्यू दिल्ली में बैठकर सभी के लिए नियम कानून नहीं बना सकती और सभी लोगों को खुश नहीं रख सकती है। तो वैसे मुद्दे जो कि आपको रीजनल हैं, कुछ एक खास इलाके से रिलेटेड हैं, वैसे मुद्दों को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि आप इसको हैंडल कीजिए। और कुछ खास मुद्दे जो कि आपको गांव से रिलेटेड हैं, जैसे कि
पानी प्रोवाइड करना या फिर नाली बनाना, इस तरीके के मुद्दे आपको दे दिए गए हैं, आपको जो विलेज लेवल पर है या फिर जो आपका सिटी लेवल पर है उस लेवल पर। तो इस तरीके से पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो अलग अलग लेवल पर कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के जो अलग अलग टायर्स हैं, टायर्स कहने का मतलब कि अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके बाद फिर आपका विलेज या फिर शहर लेवल पर गवर्नमेंट है। तो इन गवर्नमेंट्स को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इनके द्वारा ही जो शासन है वो उस खास लेवल पर चलाया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो ये गारंटी करता है कि जो जितने भी एडल्ट लोग हैं जिनकी एज 18 से ऊपर हो चुकी है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या फिर किसी भी तरीके की स्थिति में वो हो, वो वोट कर सकता है और अपने लीडर को चुन सकता है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उन्हें ये फील हुआ कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके वजह उसके बाद, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बाद जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये प्रोवाइड करना चाहिए सभी लोगों को। और इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है वो आपको एक लोगों के बीच जाएगा, और लोग जो अभी तक ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम या फिर क्लास, जेंडर हायरार्की, इस तरीके की चीज़ों में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलेंगे और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी, इसका मतलब ये भी होता है कि जो लोग हैं इंडिया के, उनका जो उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का प्रोसेस है उसमें एक डायरेक्ट रोल होगा, और उसमें वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। और इसके अलावा जो हर एक सिटीजन है कंट्री का, और चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करे, वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी तरीके का एजुकेशन लेवल हो उसका, वो चुनाव लड़ सकता है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। और इसके बारे में आपको ज़्यादा आगे पढ़ना है, यूनिट 2 में पढ़ना है। यहाँ पर इसका एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें ये जो लीडर्स होते हैं ये डायरेक्टली जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो पावर है उसको सेपरेट कर दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो स्टेट है, स्टेट कहने का मतलब यहाँ पर राज्य की नहीं बात की जा रही है, स्टेट कहने का मतलब जो हमारा देश है, कंट्री, यानी जो पूरा गवर्नमेंट फंक्शनिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। कि जो स्टेट है यानी जो हमारा देश है उसमें जो पावर है उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गया, और तीसरा जुडिशरी हो गया। तो इन तीनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इन सभी की बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव हो गया जो आपका ब्यूरोक्रेसी होता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस इस तरीके के लोग आ जाते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो होता है वो जुडिशरी, उसमें आपका जो कोर्ट सिस्टम है, यानी कि जज हो गए, आपको हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सभी हो जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के दिमाग में ये बात थी कि कोई भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेचर हो, वो अपने पावर को जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता है या फिर दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए भी जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए हैं और बहुत सारी चीजों को किया था, ताकि जो बैलेंस है पावर का सभी तीनों के बीच में बना रहे। यानी जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर हावी ना हो, एग्जीक्यूटिव आपको लेजिस्लेचर और जुडिशरी पर हावी ना हो, और जुडिशरी आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर हावी ना हो। तो इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर अगले फीचर की बात की गई है और वो है फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो कि हमारे देश में किसी भी नागरिक को पावर प्रोवाइड करते हैं कि उनके अधिकारों का हनन जो सरकार है या फिर जुडिशरी है या फिर कोई भी सरकार का जो अंग है वो नहीं कर सकता है। और जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, उसको जो भारतीय संविधान है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंसाइज कहा जाता है।
और देखिए जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के ऊपर, उसके बाद यानी कि कॉलोनियल रूल को देखने के बाद जो लोग थे या फिर जो संविधान बना रहे थे या फिर जो आम जनता थी, उनके बीच में एक तरीके का सस्पिशन आ गया था सरकार के प्रति या फिर जो गवर्नमेंट है उसके प्रति, कि देखिए जो सरकार है वो कभी भी लोगों के अधिकारों का हनन कर सकती है। इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए ताकि जो सरकार है, जो जो भी पावर में हो, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, वो लोगों के अधिकारों का हनन ना करे या फिर उनको एक जरूरी दर्जा प्रोवाइड करे या फिर जरूरी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे जो कि उनको मिलना चाहिए। और इसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके अधिकारों को बचाने का काम करता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको किसी भी तरीके के जरूरत से ज्यादा पावर का यूज है या फिर एक्सेसिव पावर का यूज है या फिर आपके अधिकारों को हनन करने का कोशिश है, उससे आपको बचाता है। और इसके इस चीज के जरिए यानी फंडामेंटल राइट्स के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को, भारत में रहने वाले सभी लोगों को राइट प्रोवाइड करता है, एक तरीके की गारंटी प्रोवाइड करता है कि जो सरकार है वो उनके अधिकारों का हनन नहीं करेगी या फिर उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगी। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी एक तरीके का नीड एक्सप्रेस किया था कि इस तरीके के राइट्स की ज़रूरत है ताकि उनके ग्रुप को बचाया जा सके, उनके जो अधिकार है उनको उसको भी बचाया जा सके। और इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी गारंटी करती है कि जो माइनॉरिटी है उसको सेफगार्ड किया जाए या फिर उसको बचाया जाए मेजोरिटी के अगेंस्ट में या फिर मेजोरिटी के खिलाफ। तो देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दो चीज़ें दो काम करती है। पहला तो ये है कि सभी जो सिटीजन है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जो राइट्स हैं उसको क्लेम कर सके, उसको वो मांग सके या फिर उसको वो मिले। और इसके अलावा दूसरा ये है कि इन राइट्स को, ये जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, ये सरकार के सभी जो अंग है उन पर लागू हो, सभी अथॉरिटी पर लागू हो। और इसके अलावा जितने भी लॉज बनाने के जो प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर, सभी चीज के ऊपर इसकी बाइंडिंग हो, कोई भी इसको किसी भी तरीके से वायलेट ना कर सके। और फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिया गया है। ये एक तरीके का सरकार के लिए है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो सरकार है वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंश्योर करे ताकि जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ सके और इसके साथ ही जो देश है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो यहां पर देखिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इंक्लूड किए गए। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सभी इसको आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है विच फंडामेंटल राइट्स विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट, तो इसको आप खुद से सॉल्व करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद लास्ट है हमारा वो है सेक्युलरिज्म। तो देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर उसका भी डेफिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर जो इंडिया है वो किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहता है या फिर कह नहीं सकता है, संविधान में उसका बात नहीं किया गया। जैसे कि आप पाकिस्तान का बात करेंगे तो वहां पर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है, इसका मतलब कि वहां का जो गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो सरकार है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, सभी रिलीजन को उसको बराबर का अधिकार देना होगा या फिर बराबर का वैल्यू देना होगा। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जरूरत क्यों है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में कुछ थोड़ा सा दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।